नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह कि रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को प्रस्तावित है, जो बड़े धूमधाम से देश में निर्विवाद रूप से निर्विघ्न रूप से संपन्न होने जा रहा है। वो अवश्य होगा, बिना किसी विरोध के, बिना किसी उकसावे के, राजनीति के। लेकिन हमारे देश में विपक्ष के लोग हर मुद्दे पर विरोध करने का जो नियम बना रखा है, अब देश में उनके विरोध पर विरोध होने लगा है। शुरुआत कईयों ने किया है, आज आपके सामने मैं भी कर रहा हूं। मित्रों, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष और निष्पक्ष तीन चीज का होना जरूर है। इन्हीं तीन बम्बों पर हमारा लोकतंत्र का तंबू खड़ा है। इन तीनों बम्बों में से अगर कोई भी बम्बू कमजोर हो जाता है, लचक जाता है, झुक जाता है या खराब हो जाता है, तो हमारा लोकतंत्र खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पक्ष में सत्ता पक्ष है जो जिसका सरकार है, विपक्ष में जिसको जनता ने विपक्ष की भूमिका लिए चुना है, और निष्पक्ष में कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलाकार हैं, जिनको निष्पक्ष के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आज के तारीख में बहुत कम लोग निष्पक्ष बचे हैं। जो निष्पक्ष है वो सामने नहीं आते या उनको आने नहीं दिया जाता है। लेकिन आपके इस सेवक का तो काम ही है कि वो उसी विषय पर विश्लेषण दिखाएगा, बताएगा, सुनाएगा, जिस पर और विषयों पर और जगहों पर या तो होगा नहीं या होने नहीं दिया जाएगा। तो आज मैंने विरोध के विरोध पर बिगुल फूंका है। आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। कृपया आपसे प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और अपना अमूल्य सलाह मुझे जरूर दें, क्योंकि आपका सलाह ही मेरा पारितोषिक है, आपका सुझाव ही मेरा मार्गदर्शन है। मित्रों, आज से ही शुरू करते हैं। दुनिया भर में रामलला विराजमान की तिथि को सेलिब्रेट हो रहा है। अमेरिका क्रिश्चियन बहुल देश है, वहां का शासक क्रिश्चियन है। अमेरिका में भी लोग खुले दिल से इस तिथि को मना रहे हैं। वहां स्क्वायर पर भव्य राम मंदिर प्रतिमा और 22 तारीख के सारे गतिविधियों का लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इंग्लैंड, चीन, जापान, यहां तक कि पाकिस्तान के समाचार चैनलों पर भी राम मंदिर की तारीफ में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में जो विपक्ष के लोग हैं, उन्हें यह बात अच्छा नहीं लग रहा है। अब उनकी हास्यास्पद स्थिति की दो बातें बताता हूं, आप स्वयं समझ जाइएगा। आपको बताने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि कम बोलना ज्यादा समझना आपका फितरत है और आप समझदार हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में देश भर के चुनिंदे कांग्रेस सदस्यों ने 15 जनवरी को अयोध्या का दौरा किया, जमुना में डुबकी लगाई। हालांकि वो कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे थे, वहां कुछ कारसेवकों ने उनके झंडा को तोड़ ताड़ दिया। बोला यहाँ भक्ति करने आए हो या राजनीति करने आए हो, ये राजनीति से परे जगह है, भगवान राम सबके हैं और ये किसी पार्टी के नहीं है, यहाँ पर पार्टी का झंडा मत लाओ। अब 22 तारीख के बाद भी वो सब लोग जाएंगे। अखिलेश ने कहा है कि 22 के बाद मैं जाऊंगा, सपरिवार जाऊंगा। तेजस्वी ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है। मतलब जो पहले वाली स्थिति थी, जो सब के सब राम के नाम पर एकदम घृणा के जैसे मुंह बना लेते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, एफिडेविट तक लगाया उन्होंने, सड़क से लेकर के संसद तक विरोध दर्ज जिन्होंने कराया, वो सब अब राम भक्त हो गए हैं। वो तो दिख रहा है। लेकिन उस राम के भक्ति की दिखावा और विरोध की जो बात आई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो विरोधियों का विरोध क्यों जरूरी है और विरोधियों का विरोध करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, किन किन मुद्दों पर विरोध हुआ है। मतलब 15 तारीख को अगर वो गए तो उससे उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर कोई आंच नहीं आएगा। भगवान राम एकदम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे।
22 तारीख के बाद अगर जाएंगे तब भी उसमें सांप्रदायिकता का कहीं कोई लेस मात्र भी नहीं लगेगा, वो धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि अयोध्या न्यास जो है वो वही रहेगी, 22 के बाद बदलने वाली नहीं है। भगवान रामलला की जो मूर्ति आज विराजमान हो गई है उस चबूतरे पर, जिस पर उनको चिरस्थायी वहां रहना है, वो वही रहेगी। राम मंदिर प्रांगण वही रहेगा, अयोध्या धाम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा जो 22 तारीख को है। तो 22 के बाद आपका जाने का मतलब क्या है? भगवान तो वही है, राम तो वही है, आयोजन वही है, सब कुछ वही है। फिर 22 को आपको सहसम्मान बुलाया जा रहा है तो आप ना जाकर के क्या साबित कर रहे हैं? मान लीजिए कि आप अपने मुस्लिम मतदाताओं को यह कहना चाह रहे हैं कि मैं 22 को नहीं गया तो 24 को गए। मुसलमान पूछे कि भाई 24 को आप क्यों गए? तो भगवान बदल गए थे, या रामलला रोमलला हो गए थे, या अयोध्या धाम इटली में चला गया था। 22 के बाद क्या परिवर्तन होगा? 22 के बाद तो रोज रोज के भव्यता में अब मतलब अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, उसकी भव्यता और निखरेगी और बढ़ेगी। क्योंकि अभी जो थोड़ी बहुत निर्माण बाकी है वो अब साल 2 साल में या 3 साल में, या हो सकता है भगवान राम की कृपा हो तो वो सालों साल आजीवन कुछ ना कुछ बनता ही रहे, बढ़ता ही रहे। क्योंकि अब एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अब राम के विरोध करने की साहस कोई नहीं कर पाएगा। जब राम के मंदिर के निर्माण में कार सेवा करने वालों पर गोली चलाने वाले अखिलेश के मतलब पिता मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश यादव अगर राम धुन गा रहे हैं, कांग्रेस को काल्पनिक बताने में महारत हासिल है और उसने संसद से सर्वत्र काल्पनिक बताया, अगर वो राम की महिमा गान गा रही है तो मतलब अब राम को नकारना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो फिर 22 तारीख को आपको सहसम्मान बुलाया जा रहा है तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं अपने हर वक्तव्य में कहता हूं कि 22 तारीख के आयोजन आपके राजनीतिक नादानियों से भारतीय जनता पार्टी का आयोजन बनता जा रहा है और इसमें भाजपा ने रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया। आप सबने उसको भाजपा 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 कह करके उस कार्यक्रम को भाजपा ही कार्यक्रम कर दिया और भाजपा इससे बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलो भाई जो रोगिया को बावे से बैदा फुरमावे, मतलब जो पेशेंट को पसंद है वही डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है। भाजपा चाह ही रही थी कि दुनिया में यह शोर मच जाए कि राम का मंदिर का निर्माण भाजपा कर रही है, राम मंदिर का सारा आयोजन भाजपा कर रही है, और अगर रामलला यहाँ विराजमान होंगे और दुनिया भर में दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और दुनिया में शांति कायम करने का कारण बनेंगे, वो भाजपा की वजह से है। तो आपके अविवेकपूर्ण राजनीति ने यह स्थापित कर दिया। अब चाह के भी आप इसको नहीं कह सकते को भाजपा नहीं बना रही है, क्योंकि कहीं पर आपने यह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि भाई इसमें भाजपा का कोई मतलब नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से बन रहा है और मंदिर निर्माण भारतीयों के पैसे से बन रहा है जिसमें मैंने भी पैसा दिया। यह आप नहीं कह पा रहे हैं और जहां जहां कह रहे हैं आप हल्के महसूस हो रहे हैं। तो यह आप विचार करें कि आपकी राजनीति करने की तरीका क्या है। जनमानस की नस पकड़ने में आप कहां चूक रहे हैं या आप नस पकड़ना ही नहीं चाहते। आते हैं दूसरे मुद्दे पर। भारत लोकतांत्रिक देश है। मुझसे अगर पूछा जाएगा कि तुम हिंदू हो और रामायण गीता और भारत के संविधान में तुम्हें पहला कौन सा किताब है, तो मैं अपने सत्य सनातन में पूर्ण आस्था रखते हुए कहूंगा कि मेरा संविधान मेरा पहला किताब है, क्योंकि मेरा संचालन मेरा संविधान करता है। मेरा जीवन का निर्माण मेरा सनातन किया है और वो मेरे घर के अंदर चार दीवारी के अंदर की है कि मैं किस विधि से पूजा करता हूं, लेकिन चार दीवारी के अंदर भी और बाहर भी मैं किस विधि से रहता हूं यह मेरा संविधान डिसाइड करेगा। मेरा संविधान में वर्णित लाइन बाय लाइन के हिसाब से मैं चलूंगा और उसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। जैसे कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, यह अभिव्यक्ति की आजादी मेरे संविधान में लिखा है और उसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरा संविधान ने मुझे ये शक्ति दिया है, मेरा संविधान ने ये मुझे परमिशन दिया है कि मैं अपनी बात बिना किसी लालच, दबाव, भय या किसी प्रभाव के बोल सकूं। इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो संविधान कहां बनता है? लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में। संसद हमारे पास बहुत पुराना था, अब उसमें बैठने की जगह कम हो रही थी। कार्यालय, मंत्रालय सारा कुछ चल नहीं रहा था, क्योंकि वो आज से 100 साल से भी पहले बना था और अंग्रेजों ने अपने समय में उसका निर्माण किया था। अब तब से आबादी हमारी कई गुना बढ़ गई, हमारी आवश्यकताएं कई गुना बढ़ गई। उस हिसाब से नवीन भवन का
आवश्यकता थी। और यह कांग्रेस के जमाने में ही मीरा कुमारी जी जब लोकसभा की अध्यक्ष थी, उन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया था कि हमारे को एक नया संसद की जरूरत है और इस पर तुरंत काम हो जाना चाहिए। और तब के सरकार ने इसको हामी भरा था कि संसद बनना चाहिए। लेकिन जैसा कि डिसीजन पैरालिसिस का खतरा हमेशा से कांग्रेस के जमाने में रहा है, क्योंकि डिसीजन लेने वाला आदमी सत्ता में नहीं है, तो वो असली डिसीजन कोई लेकर के लाइमलाइट में आ जाए, आजीवन अपना नाम अमर कर दे, यह सोनिया गांधी को मंजूर नहीं, इसीलिए संसद का निर्माण नहीं हो सका। लेकिन यह भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक आदमी आया जिसको निर्णय लेना है तो लेना है, उसके लिए किसी की परवाह नहीं करनी है। अगर वो देश हित में है तो वो निर्णय लिया जाएगा, चाहे उसके लिए उसका राजनीतिक नुकसान हो रहा हो या राजनीतिक फायदा हो रहा, राजनीति उसमें जोड़ते नहीं। और उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई चलो, अगर कांग्रेस ने संसद बनाने का निर्णय लिया तो इसको पूरा किया जाए, क्योंकि ये लोकहित का मामला, इसमें राजनीति हित ना देखा जाए। नहीं तो नरेंद्र मोदी कहते भाई ये कांग्रेस के जमाने का योजना था, हम तो काहे कर रहे, इससे कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। कांग्रेस यहां फिर चूक गई। संसद का निर्माण हुआ तो कांग्रेस को सबसे पहले आके कहना चाहिए था कि मैं बड़ा खुश हूं कि नरेंद्र मोदी ने हमारी योजना को आगे बढ़ाया है, यह हमारा योजना था। लेकिन पता न क्यों कांग्रेस को सलाह कौन देता है, लोकसभा के नवनिर्मित, मतलब संसद के जहां लोकसभा राज्यसभा दोनों चलेगी, नवनिर्मित भवन का ही विरोध कर दिया कि यह मोदी का महल बन रहा है। अब उनके राजनीतिक विवेक का आजकल 1 GB डाटा सबके पास है, कई जगह 1.5-2 GB डाटा कई कंपनियां मुफ्त में दे रही हैं। 1 GB डाटा से सोशल मीडिया अब पूरे लोग देख रहे हैं, मेन मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया देख रहे हैं। और सबके पास गूगल में प्रश्न पूछने का अधिकार है, पूछ के बोल रहे हैं, मुंह से बोलो लोकसभा कौन बना रहा है, आ जा रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं, जैसे विपक्ष ने कहा कि मोदी का महल बना है, लोग पूछ रहे हैं कि संसद में निवास है क्या। गूगल बाबा कहते हैं नहीं, संसद में कार्यालय है, बैठकें होती हैं, कानून बनती है, उसमें रहने का कोई प्रोविजन नहीं। तो लोग कह रहे कि यार ये बड़े बेवकूफ है यार, संसद संविधान बनाने का जगह है, संविधान में सुधार करने का जगह है, अनुच्छेद जोड़ने हटाने का जगह है, मतलब लोकतंत्र को चलाने के सुचारू रूप से करने वाला व्यवस्था का कार्यालय है, और उसको मोदी का महल बता रहे हैं, तो बड़े बेवकूफ लोग हैं भाई। तो आपका खिल्ली उड़ रहा है। खैर, आपके विरोध से कुछ हुआ नहीं, मोदी जी ने अपना वो डिम प्रोजेक्ट को पूरा किया, देश को समर्पित किया, तो अब आप उसको उद्घाटन में नहीं गए। अब मुझे जैसा आदमी पूछ रहा है कि भाई आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के नवीन भवन के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, तो क्या आप परमानेंट नहीं जाएंगे? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप उद्घाटन में नहीं गए और कार्यक्रम के शुरू से पहले दिन आकर के खड़ा हुए और बकवास करने लगे। इतना बकवास किए कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को लतिया करके आपको भगाना पड़ा। 174 लोग धकियाए जा चुके हैं संसद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में संसद से निष्कासन इस नवीन संसद भवन में हुआ। आपने इतना सरकार को मजबूर कर दिया धकियाने पर। तो अब मैं पूछ रहा हूं, लोग भी पूछ रहे हैं कि संसद भवन के उद्घाटन में आप नहीं गए तो संसद भवन में क्यों गए? जब उद्घाटन में जाने का मौका आपको था, लोगों ने आपको संसद चुना था, तो आपको उस भवन में जाना चाहिए था। लेकिन उद्घाटन का बहिष्कार करके आपने क्या हासिल किया? मुद्दा उठाया कि राष्ट्रपति से क्यों उद्घाटन किया जाए। अब आप कहेंगे कि राम मंदिर को राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं किया जा रहा है, राजपथ पर जो सड़क का उद्घाटन वो राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही है, वो जो दिल्ली में एमसीडी का डिस्पेंसरी का भवन खुला उसको राष्ट्रपति क्यों नहीं किया? भाई राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति का दायित्व तो निभाएंगे कि लोगों का भवनों का उद्घाटन करनी पड़ेगी। वो सबसे प्रथम नागरिक है, वो घर बनने का उद्घाटन करेंगे, उनको आप छोटा कर रहे हैं। और संसद राष्ट्रपति का नहीं होता, पार्लियामेंट का होता है। और संसद का सदन का नेता लोकतंत्र के मुताबिक भारत का प्रधानमंत्री होता है। और संसद का कस्टोडियन लोकसभा का अध्यक्ष होता है और विधानसभा का राज्यसभा का सभापति होता है। तो कायदे से लोकसभा का अध्यक्ष को उद्घाटन करना चाहिए या सभापति को करना चाहिए था। और ये दोनों के ऊपर भारत का प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदन का भी नेता है और लोकसभा के सदन का भी नेता है। तो दोनों सदनों के नेता के हैसियत से प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी है, तो वो अपने उस अथॉरिटी से कर रहे हैं। नहीं, आपको मोदी का विरोध करना है तो राष्ट्रपति को घसीट के लाए कि राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। बेमतलब अतार्किक बात, उससे आपका विरोध है। चलिए, आपने ठीक कहा, वहां पर मोदी जी को राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, आपकी बात 1% मान लिया। अब बताइए कि 26 जनवरी का कार्यक्रम भारत का गौरव का प्रतीक है। हमारा संविधान उस दिन स्वीकार किया गया था। 15 अगस्त को जब हम स्वतंत्र हुए अंग्रेजों के गुलामी से, तो हमने 26 जनवरी 1952 को अपना एक संविधान स्वीकार किया, जो संविधान जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
तो गणतंत्र दिवस के राजकीय कार्यक्रम में आप नहीं गए। आपके लिए सीट रखा गया था, वो टीवी वाले बार बार दिखा रहे थे, लिखा हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, वो सीट खाली थी, आप नहीं गए। और बहाना ऐसा बनाया जो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। आपने कहा कि हमारा सुरक्षा वहां पर प्रभावित होता, मतलब जहां देश का प्रधानमंत्री हाई सिविल अथॉरिटी और दुनिया का सबसे सर्वाधिक सुरक्षित शख्सियत है वहां, और वो सुरक्षित है और आप असुरक्षित हैं। आपके बगल में केंद्रीय मंत्री, कई पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो उनका सुरक्षा प्रभावित हुआ और आप एक अदनास आदमी है, आपका सुरक्षा प्रभावित हो गया। इतनी नादानी बचकानी हरकतें। मतलब मोदी से विरोध के चक्कर में आप भारत का गणतंत्र का विरोध कर सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस का विरोध कर सकते हैं, भारत के आन बान शान के प्रतीक उसके संविधान का विरोध कर सकते हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि अब आप विरोध करने के माहिर होते जा रहे हैं, तो आप विरोध ही करिए। यहां तक कि अब आपके विरोध करने का भी विरोध होने लगा है, क्योंकि आपको विरोध करने का सलीका पता नहीं है और किन किन विषयों का विरोध किया जाए यह मालूम नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि कृषि बिल जो आप लाए थे उसी का जब भाजपा लाई तो आप विरोध करने लगे, वो एफडीआई का आप लाए थे जब भाजपा लाए तो विरोध करने लगे। मैं इन सब बातों पर जा ही नहीं रहा हूं। नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि जिस अडानी के विरोधी करते हुए आपके नेता थकते नहीं हैं, आज उसी अडानी के श्री चरणों में कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रज्ञान खड़गे, जो कि कर्नाटक में मंत्री है, वो बेचारा भूपोड़ू होकर, भूपोड़ू बोलते हैं जमीन पर लोग गुलाटी मारते मारते जाना। मतलब सबसे ज्यादा हमारे यहाँ छठ जो होता है ना, बड़ा आदरणीय त्योहार होता है। तो जब हमारी कोई बहुत बड़ी मन्नत पूरी हो जाती है तो हम जमीन पर लेटते लेटते जाते हैं छठ घाट तक, या माता कालका जिसे कहते हैं कि हे कालका मैया, हमको नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, हमारे बेटा का शादी हो जाएगा, हमारा बेटा का जन्म हो जाएगा, हमको बेटा प्राप्त हो जाएगा, हमको नाती प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो चीज मुश्किल होती है उसकी मांग करते हैं और माता रानी की कृपा से, देवी देवता कृपा से, भगवान का आशीर्वाद से वो मन्नत पूरी होती है। तो लोग जमीन पर लौटते लौटते जाते हैं, कहते हैं कि हे भगवान मुझे बेटा देना, बड़े दिन हो गया पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई, अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपके दिवाले पर भूमि परते हुए आएंगे, जमीन पर लौटते लौटते जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा को लगता है कि वही कोई मुराद मिल गई कि मैं जीवन में जब भी अडानी से संबंध बनाने के शख्सियत में आऊंगा तो मैं भूमि पर ही जाऊंगा। बेचारे जमीन पर लौटते हुए अडानी जी के यहाँ गया और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया। तो मतलब मोदी का अडानी चोर है और प्रज्ञान का अडानी ईमानदार हो गया। मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा कि विरोध करने से पहले सोचना चाहिए था। जब आप अडानी का विरोध कर रहे थे तभी राजस्थान की आपकी सरकार रेड कारपेट करके बुलाती थी, आपका छत्तीसगढ़ की सरकार एकदम लाल कालीन बिछा रही, आइए 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 और हमको अनुकंपित कीजिए। तो यह सब देश की जनता आपसे पूछ रही है कि अगर अडानी का विरोध चोर के वजह से हो रहा है तो उस चोर को राजस्थान में क्यों बुलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों बुलाया जा रहा है। आज जो अडानी घोटालेबाज है उसको प्रज्ञान खड़गे क्यों आदर सहित बुला रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। आपका अभी अभी दक्षिण में एक सरकार बनी है जहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई अडानी जी आइए और हमको अनुकंपित कीजिए। हालांकि मेरे नज़र में अडानी एक व्यवसायी है जिनका बिजनेस करना उद्देश्य है और बिजनेस करने के लिए उनका मुनाफा प्रथम कर्तव्य है और अर्थव्यवस्था को मजबूती दूसरी कर्तव्य, ये मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी चोर बदमाश और घोटालेबाज में नहीं मानता, क्योंकि व्यवसायी चोर नहीं होते, वो बिजनेसमैन होते हैं, उनका काम बिजनेस करना होता है। तो बिजनेसमैन को आप चोर कर रहे हैं और अपने उसी चोर को बुला रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के सभी विपक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके विरोध करने पर विरोध होने लगे तो आप सोचिए कि आप रेलेवेंट नहीं रह गए हैं, क्योंकि आपको राम मंदिर से विरोध है, आपको नया संसद भवन से विरोध है, आपको देश के लोकतंत्र 15 अगस्त और 26 जनवरी से विरोध है। तो फिर सोचिएगा कि आपको विरोध के सामना करने की तैयारी कर लेनी चाहिए और पूरे जनमानस पूरे मन से एक होकर के आपका विरोध न क्यों न कर दे। विचार जरूर करिएगा। मैं तो इस तरह के घटिया विरोध का विरोध कर रहा हूं, इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा होगा कि इन बेमतलब के विरोधियों का विरोध होना चाहिए और मैं कोई जेन्युइन और सही मुद्दा आपके सामने रखा हूं, तो आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है
और जब समस्या समाधान को प्राप्त होता है तो वह समाप्त होता है। जब तक सारी समस्या समाप्त न हो जाए तब तक मैं अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पर विश्लेषण और समस्या आपके सामने रखता रहूंगा और आपसे उसके समाधान मांगता रहूंगा। आप समाधान दीजिए, यह आपका आशीर्वाद होगा मेरे लिए। आप सुझाव दीजिए, यह पारितोषिक होगा मेरा आपके तरफ से। और आप यूं ही मेरे को अपना हौसला बढ़ाते रहिए, यह आपका परम उपकार होगा मेरे ऊपर। लोकतंत्र मजबूत रहे, इसलिए मैं लोकतांत्रिक मुद्दे को उठाता रहूंगा। आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।